हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन क्या है, उसका कारण क्या है, कॉज क्या इन्फ्लेशन का है, उसको हम लोग इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के माध्यम से, और इसको इफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी में, ठीक है, और कैसे इसको मैनेज करना है, गवर्नमेंट इसको कैसे कंट्रोल करती है। तो ये सारा टॉपिक हम ब्रीफली कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप अंत तक जुड़े रहें। तो देखते हैं कि सबसे पहले इसका आता है डेफिनेशन पार्ट कि इन्फ्लेशन का डेफिनेशन क्या है। देखिए, इन्फ्लेशन का सिंपल सा डेफिनेशन है जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब समय के साथ अगर एक प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम समझ लीजिए कि महंगाई बढ़ रही है। वही हमारा डेफिनेशन इन्फ्लेशन का है। इसके बाद हम लोग आते हैं कॉसेस पे। इन्फ्लेशन का कॉज क्या है? कॉज मतलब कारण। देखिए, इन्फ्लेशन का दो कारण है आपका। पहला तो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, ठीक है। दूसरा आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। डिमांड पुल मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अगर डिमांड ज्यादा है तो और सप्लाई कम है तो अपने आप ऑटोमेटिक लोग ज्यादा पैसा पे करने को रेडी है। और जब पैसा ज्यादा पे कर रहे हैं और सप्लाई नहीं है तो अपने आप महंगाई बढ़ेगा। तो वो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब डिमांड खींच रहा है, इन्फ्लेशन को, महंगाई को खींच रहा है। इसके बाद आते हैं हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी चीज का बनाने का। सपोज एक पेन है हमारे पास, तो इस पेन को बनाने का कॉस्ट अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। इसका मतलब आपका जो रॉ मटेरियल था वो महंगा हो गया, या फिर गवर्नमेंट ने टैक्सेस इम्पोज किया, या लेबर का कॉस्ट आपका बढ़ गया। किसी भी कारण से अगर इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या आपका सेकंड इन्फ्लेशन आएगा। इसके बाद तीसरा आपका इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन मतलब कि ये जब हमारा एक्सचेंज रेट हमारा कमजोर हो रहा है, मतलब हमारा रूपी डिप्रिशिएट कर रहा है, रूपी का वैल्यू कम जा रहा है, तो हम जब बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो महंगा पड़ेगा, तो उससे कारण भी हमारा महंगाई बढ़ेगा, ठीक है। चौथा जो है वो आपका स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि हमारे जो इकोनॉमी में वो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा बढ़ नहीं रहा है तो हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि ऑयल सीड पल्सेस। तो इसको हम लोग कहेंगे, और प्रॉपर स्टोरेज और वेयर हाउसेस गोडाउन नहीं है तो इसको हम लोग कहेंगे आपको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के रूप में आपको देंगे। लास्टली दो तीन कैटेगरी और है, जैसे कि स्पेकुलेशन, आपका होर्डिंग और कार्टेल फॉर्मेशन। इसका स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि आप एक गैम्बलिंग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि प्राइसेस फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। होर्डिंग का मतलब है कि जो सेलर लोग हैं वो लोग कमोडिटी को होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, उसको जमा कर लेते हैं ताकि एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी कंडीशन क्रिएट हो, ताकि वो उसको बाद में उसको ब्लैक मार्केटिंग कर सकें और महंगा रेट में बेचें और पैसा कमाएं, ठीक है। कार्टेल भी यही होता है कि जो प्रोड्यूसर लोग हैं, वो जो दुकानदार लोग हैं, वो मिलकर एक कार्टेल बना लेते हैं कि कोई भी इससे कम में नहीं बेचेगा और कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट लिया जा सके। तो ये सब कुछ कारण हो सकता है महंगाई का, इन्फ्लेशन का, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं आपका इन्फ्लेशन का मेजर कैसे करेंगे। देखिए, इन्फ्लेशन को मेजर करने का दो तरीका है। एक आपका डब्ल्यूपीआई, दूसरा सीपीआई। डब्ल्यूपीआई जो आपका है वो का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, और सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो डब्ल्यूपीआई जो होलसेल प्राइस इंडेक्स, हम लोग होलसेल लेवल पे देखते हैं कि प्राइस घटा या बढ़ा, ठीक है, महंगाई क्या रहा। और इसको जो मेजर करती है, रिलीज करती है, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको रिलीज करती है। उसी तरह सीपीआई को मेजर करती है आपका स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री, ठीक है। उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वही इसको मेजर करती है, ठीक है, और इसको रिलीज करती है। और सीपीआई जो है वो कंज्यूमर लेवल पे देख, रिटेल लेवल पे देखती है कि प्राइस क्या रहा, ठीक है। दूसरा चीज वेटेज, दोनों का अंतर है। डब्ल्यूपीआई में जो वेटेज है वो मैक्सिमम वेटेज का आपका मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स का ज्यादा रहता है, अराउंड 65%। उसके बाद प्राइमरी आर्टिकल और बाद में फ्यूल एंड पावर, ठीक है। लेकिन आपका सीपीआई में आपका जो मेन जो वेटेज ऊपर रहेगा वो आपका फूड आर्टिकल का ज्यादा रहेगा, ठीक है, फूड और बेवरेजेस का रहेगा, क्योंकि कंज्यूमर मेनली इसी को कंज्यूम करते हैं। तो और दोनों का बेस ईयर आई थिंक 2012 का बेस ईयर दोनों का लिया जाता है, ठीक है। आपका सीपीआई भी चार तरह के हैं। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई रूरल लेबर और सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड। जो पहला तीन, जो इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, ये तीनों को लेबर ब्यूरो जो है, मिनिस्ट्री लेबर, वो कंपाइल करती है, ठीक है। और जो लास्ट जो आपका सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड है, इसको आप स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री को रिलीज करती है, और इसी को मेनली हम लोग यूज करते हैं सीपीआई का नापने में। तो ये था आपका डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का, और हम लोग मंथली इसको निकालते रहते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि इसको इफेक्ट क्या हुआ इन्फ्लेशन का। देखिए, इफेक्ट, इन्फ्लेशन का इफेक्ट इकोनॉमी में ये है कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो ले इसमें याद है कि जो क्रेडिटर है,
और जो डेप्टर है, जो लोन देता है उसको घाटा होता है, और जो लोन लेता है उसको फायदा होता है। मतलब बोरोवर को फायदा होगा और लेंडर को घाटा होगा, जिसके कारण जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो सफर करती है। पहला पॉइंट। शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा आपका, ठीक है, आपका डिमांड बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी घट जाएगा। एम्प्लॉयमेंट भी शॉर्ट टर्म में बढ़ता है पर लॉन्ग टर्म में घट जाएगा, क्योंकि जैसे महंगाई बढ़ेगी, लोग कुछ प्लांट, कुछ मशीनरी, कुछ इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन सब शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में सब वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता है महंगाई में तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा, लेकिन इंपोर्ट हमारा घटेगा, क्योंकि इंपोर्ट हमें महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमारा रुपी जो है वो डिप्रिशिएट कर जाएगा, ठीक है। ये कुछ कुछ पॉइंट है आप देख सकते हैं। और सेविंग भी शुरुआत में तो बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सेविंग भी घट जाएगा। तो मेनली क्या है कि इन्फ्लेशन से क्या होता है कि आपका जो रुपये का जो परचेसिंग पावर है वो आपका इरोड हो जाएगा। जब परचेसिंग पावर कम होगा तो आप उसी 100 रुपये में जो पहले ज्यादा खरीद रहे थे आप वो कम क्वांटिटी में खरीदेंगे, कहीं ना कहीं कम से कम क्वांटिटी घटता जाएगा, या गुड्स हो या सर्विसेज हो। ये आपका और प्लस जो पेंशनर है, जो लोअर इनकम क्लास है, लोग हैं, वो ज्यादा सफर करेंगे एज कम्पेयर टू हायर क्लास महंगाई से। तो ये सब कुछ चीजें हैं। अब लोग आते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। देखिए, कंट्रोल करने का तरीका यही है कि दोनों फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई कंट्रोल करती है, उसका मेन फंक्शन है कि वो प्राइस स्टेबिलिटी रहे, एक मार्केट में प्राइस स्टेबल होना चाहिए। उसके लिए आप जैसे कि वो इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करते रहती है, ठीक है। आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन को कैरी आउट करती है, और रिपो रेट, रिवर्स रिपो, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब चीजों को वो रेगुलेट कम बेसी करती है, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। और अगर फिजिकल पॉलिसी देखें तो गवर्नमेंट भी इसमें इंटरफेयर करती है बाई टैक्सेशन के रूप में, ठीक है। आपको टैक्स घटाई या बढ़ाई, ठीक है, या फिर पब्लिक स्पेंडिंग ज्यादा कर रही है, कम कर रही है, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, ये कंट्रोल फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसको देखना होगा। और अगर एक बात कहें तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हमारा टारगेट होता है कि जो इन्फ्लेशन वो अराउंड 4% रहना चाहिए, ठीक है, एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में। और वो +-2% वेरी कर सकता है। मतलब 2%, 4+2 6, और 4-2 मतलब 2, मतलब 2 to 6% अगर रहा तो कोई इश्यू नहीं। हमारा टारगेट करते हैं कि हम इन्फ्लेशन इसी के बीच में रहे, ठीक है। और इसी के लिए एक आरबीआई गवर्नमेंट के बीच एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क साइन हुआ, जिसके तहत एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया गया, ठीक है। इस कमेटी में 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, और 3 मेंबर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आरबीआई गवर्नर से ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, और ये 2 महीने में मिलती है और डिसाइड करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होना चाहिए और रेट को कम करना है, ज्यादा करना है। इसके बाद एक टर्म है, आपको बेस इफेक्ट क्या होता है। बेस इफेक्ट का मतलब होता है कि हम जो बेस ईयर ले रहे हैं, जहां से हम मेजर कर रहे हैं, अगर वो कम होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर थोड़ा सा भी हमारे इस साल अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो कहने कि हमारा दिखता है कि महंगाई ज्यादा बढ़ा है, तो उसको कहते हैं बेस इफेक्ट, ठीक है। तो बेस ईयर को जो ले रहे हैं, जैसे कि 2012 को हम लोग बेस ईयर मान रहे हैं, तो उसको उसे उसका अगर कम था और अभी इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है हल्का सा भी, तो ज्यादा दिखेगा आपका। और लास्ट में एक चीज और, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है कि आपका नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100, ठीक है। तो इसमें जो इकोनॉमी के सारे गुड सर्विसेज हैं, सारे इसमें कवर हो जाते हैं, और ईयरली दिखाता है कि क्या हमारा जीडीपी रहा, हमारे इन्फ्लेशन का क्या रहा है, परफॉर्मेंस रहा, ठीक है। तो ये सब कुछ है आपका इन्फ्लेशन के बारे में। इसके साथ साथ आप देख लें जाकर के कुछ टॉपिक, जो कुछ टर्म्स, जैसे कि आपका फिलिप्स कप क्या है, फिलिप्स कप क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, स्क्यूफ्लेशन क्या है। और कुछ टर्म जैसे कि व्हाट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रनअवे इन्फ्लेशन, गैलपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ये सब कुछ टर्म्स हैं। जिसमें कि जो आपका पहला जो मैंने बोला आपका ये फिलिप्स कप। फिलिप्स कप का मतलब होता है कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन के बीच में एक दिखाता है कि क्या एक रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो इन्फ्लेशन कम होगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग कम कर रहे हैं तो हमें इन्फ्लेशन ज्यादा चाहिए ताकि वो एक कम हो सके, ठीक है। और फिर स्टैगफ्लेशन वही होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में एक कंडीशन है, जो कि इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम में होता है। मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है पर महंगाई ज्यादा है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें आप देख सकते हैं। ये सारा कंटेंट मैंने रमेश सिंह बुक से उठाया है, तो आप रमेश सिंह बुक को ही पढ़ सकते हैं। उससे आपको काफी फायदा होगा, ठीक है। और जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और इससे एक क्वेश्चन पीटी में आता ही आता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो इसको जरूर पढ़ें, इसको रिवाइज करते रहें। सी यू इन, आपको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आपको। बाय बाय, टेक केयर।